sure I have the warning trajectory. It's heading straight for the Earth. The Sheridan has taken catastrophic damage. सुरक्षा नहीं, भरोसा वही। रण क्षेत्र में दुश्मनों की चुनौती रह जाएगी धरी की धरी। दुश्मनों का हर दांव होगा बेकार। जल, थल, नभ की हिफाजत के लिए तैयार हो रहे भविष्य के ताकतवर हथियार। आज दुनिया के कई देश भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगे हुए हैं। रूस हो या फिर अमेरिका, जर्मनी हो या फिर चीन, हर कोई आधुनिक हथियारों की तरफ बढ़ रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने अपने वेपन्स तैयार कर रहा है। भारत भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। भारत की भी कोशिश यही है कि आने वाले वक्त को देखते हुए इस तरह के हथियारों को तैयार किया जाए जो रणभूमि में युद्ध की दिशा बदल सके। मौजूदा दौर में युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और हथियार भी। अब पुराने हथियारों की जगह हजारों किलोमीटर दूर से हमला करने वाले वेपन तैयार किए जा रहे हैं जो मिनटों में किसी भी युद्ध का पासा पलट दे। भारत हाइपरसोनिक हथियार से लेकर लेजर वेपन तैयार कर रहा है। साथ ही देश में ही रेलगन से लेकर अटैकिंग ड्रोन तक के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जो हथियार होंगे वो हाई एनर्जी वेपन्स होंगे, यानी इस तरह के वेपन्स जो अदृश्य हों, जिनको देखा ना जा सके, लेकिन वो सैटेलाइट, कंप्यूटर, रडार, यहाँ तक कि विमानों को भी बंद करने की ताकत रखे। कुल मिलाकर आने वाले समय के हथियार, यानी कहें कि भविष्य के हथियार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार होंगे। भविष्य में सेनाएं भले ही सीधे सीधे आमने सामने ना हो, लेकिन युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। कई एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले वक्त में स्पेस वॉर इसका अहम हिस्सा होगा। चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों ने इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर वार्स को रीडिफाइन करेगी और एक किस्म का गेम चेंजर बनेगी। स्पेस वार जो है एक्चुअली में शुरू हुई जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, न्यूक्लियर वार के बाद ये देखा गया कि जो ज़मीन की लड़ाई है उससे ज़्यादा समुंदर के अंदर और आसमान में लड़ाई जो है उसकी भी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो जब 1951 में या 54 में अमेरिका ने ये अनाउंस किया कि वो स्पेस में आदमी छोड़ेंगे, तो रशिया ने उसको देखते हुए 1961 में, हम सारे हर एक को पता है कि यूरी गागरिन जो है वो पहले आदमी बने जो स्पेस में गए। अभी स्पेस में सैटेलाइट का रखना और
दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह करना, ये एक बहुत बड़ी वार बन जाएगी। और आप सोच सकते हैं कि अगर सैटेलाइट जिस देश का अगर आसमान में है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उस देश की जिंदगी उस तरह की बिल्कुल नहीं रह पाएगी जैसी कि वो जिंदगी जी रहे हैं। पड़ोसी देश चीन की तैयारी भारत के लिए खतरे से कम नहीं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने इसी जरूरत को देखते हुए कहा कि भारत को भविष्य में अंतरिक्ष आधारित आक्रामक हथियारों की जरूरत है। दुनिया के कुछ विकसित देशों का पूरे अंतरिक्ष डोमेन का प्रभावी ढंग से दोहन करने पर जोर है। चीन जैसे देश इसे बड़े पैमाने पर खुफिया निगरानी, टोही और संचार उद्देश्यों तक सीमित करने के बजाय घातक अंतरिक्ष और जवाबी हमले के विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। चीन ने अंतरिक्ष की ऐसी क्षमताएं विकसित की हैं, जिससे अमेरिका भी डर गया है। एयरफोर्स चीफ के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी हाल ही के दिनों में भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। भारत हर उस चुनौती की तैयारी कर रहा है जिसकी आहट सुनाई देने लगी है। भारतीय वायुसेना हवा के साथ साथ स्पेस में भी अपनी ताकत में इजाफा करने में जुटी है। भारतीय वायुसेना की कोशिश ये है कि सिविल और साथ ही साथ मिलिट्री बेस को वहां पर तैयार किया जाए, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर भारतीय वायुसेना काम कर रही है, जिसके लिए उसने इसे खास नाम दिया है और नाम है इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। एयरफोर्स ने नए नाम का प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री में भेजा है। मिनिस्ट्री की ओर से मंजूरी मिलते ही एयरफोर्स का नया नाम और काम पब्लिक किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एजेंसी की मदद से वायुसेना अपना स्पेस डॉक्ट्रिन पहले ही तैयार कर चुकी है। इस डॉक्ट्रिन में स्पेस मिलिट्री पावर से जुड़े नियमों और गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। स्पेस की जरूरत के हिसाब से एयरफोर्स ने अपने जवानों की ट्रेनिंग का खाका भी खींच लिया है। इसके लिए हैदराबाद में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड सेंटर बन रहा है। मौजूदा इंटरनेशनल नियमों के तहत स्पेस के मिलिट्री उपयोग की मनाही है। स्पेस लॉ कॉलेज में एयरफोर्स जवानों को सिखाया जाएगा कि किस तरह नियमों का पालन करते हुए स्पेस का बेहतर इस्तेमाल करना है। स्पेस फोर्स बनने के लिए वायुसेना ने स्पेस सैटेलाइट की एक बड़ी फ्लीट तैयार करने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 31 सैटेलाइट्स IAF के लिए स्पेस में छोड़े जाएंगे। इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन, वेदर प्रेडिक्शन, नेविगेशन, रियल टाइम सर्विलांस जैसे ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। स्पेस के हथियारबंदी की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य की लड़ाइयां जमीन, समंदर, आसमान के साथ ही साइबर और स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत को अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए स्पेस में अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ताकतों को बढ़ाना होगा। आज दुनिया के कई देशों में हाइपरसोनिक हथियारों को बनाने की होड़ है, जिसका सीधा मकसद है कि स्पेस तक पर वो हमला कर पाए। इसी के साथ साथ लेजर बीम को लेकर भी कई देश अपनी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने यहां पर दावा ये किया है कि लेजर तकनीक के जरिए उसने एक सफल परीक्षण किया है, जिसके बाद उसके और हमास के बीच में जारी जंग का जो असंतुलन है वो ठीक होगा। आयरन बीम को कम दूरी के खतरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खास बात यह है कि आयरन डोम के मुकाबले ये कम खर्च में एक्टिव हो जाएगा। दरअसल आयरन डोम की एक मिसाइल की कीमत $60,000 अमेरिकी है। वहीं हमास का एक रॉकेट चंद $100 का होता है। ऐसे में आयरन बीम युद्ध में कम खर्च और अचूक प्रहार की वजह से बेहद कारगर साबित होगा, जो आने वाले भविष्य में लड़े जाने वाले हर युद्ध की तस्वीर को बदल कर रख सकता है। इजराइल का
लेजर बीम एयर डिफेंस सिस्टम बिजली से काम करता है। एक बीम के लिए $3 अमेरिकी के बराबर बिजली खर्च होती है। इजराइल ने दावा ये तक किया है कि उसने एयर बीम डिफेंस सिस्टम के लिए सफल परीक्षण किया, यानी गाजा से दागे गए तमाम रॉकेट्स को उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आयरन बीम को राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है। इसे पहली बार 2014 में लॉन्च किया गया था। आयरन बीम को बनाने वाली कंपनी राफेल का दावा है कि आयरन बीम 1000 किलोवाट की लेजर बीम को 7 किलोमीटर की रेंज के साथ पिन पॉइंट सटीकता से दागने में सक्षम है। आयरन बीम से किसी भी मोर्टार या मिसाइल हमले को नाकाम किया जा सकता है। इजराइल का जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है उसने कई तरह के ऐसे सिस्टम डेवलप किए गए हैं और ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब से 2007 से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल किया हुआ है, तो गाजा की तरफ से या पैलेस्टीन की तरफ से कई तरह के अटैक होते थे। तो इन्होंने एक 6 लेयर का सिस्टम तैयार किया इजराइल ने। वो एरो 2 है, एरो 3 है, फिर डेविड स्लिंग है और उसके बाद एक आयरन डोम आया, अभी आयरन बीम आया। अभी फर्क ये है कि आयरन डोम जो है वो एक कन्वेंशनल सिस्टम है जिससे कि आप मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करके और आप दुश्मन के अटैक चाहे हेलीकॉप्टर हो या उसके जेट फाइटर्स हो उनको डिस्ट्रॉय करते हो। आयरन बीम का उपयोग जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर किया जा सकता है। आयरन बीम आयरन डोम की तुलना में छोटा और हल्का भी है। इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और छिपाना काफी आसान है। इजराइल ने आयरन बीम को आयरन डोम के साथ काम करने के एक सस्ते विकल्प के रूप में डिजाइन किया है। आयरन बीम है एक ऐसा नया सिस्टम है जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन का मतलब ये है कि ऐसी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस से या लेजर से किसी तरीके से इतनी एनर्जी क्रिएट की जाए और उसको इतनी स्पीड से भेजा जाए कि दुश्मन को पास टाइम ही ना मिले उसको अपने आप को संभालने का या देखने का। ये लेजर सिस्टम का जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वो तकरीबन 3,000 किलोमीटर्स 300,000 किलोमीटर्स की स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से जाके अटैक करता है और दुश्मन को तबाह करता है। दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत भी ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 का नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम भी कह रहे हैं। दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तकरीबन 20 साल से 2000 से शुरू हुआ इसको डेवलप करना और ये DRDO डेवलप कर रहा है। 100 किलोवाट का ये सिस्टम है जिसको अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है और आपको पता है कि किसी भी ऐसे वेपन सिस्टम को डेवलप करने के लिए 2 या 3 डिकेड यानी 20-30 साल मिनिमम लगते हैं और हम इसको अभी भी डेवलप कर रहे हैं। दुर्गा का मतलब है कि डायरेक्टली अनलिमिटेड रे गन एरे दुर्गा। सो दुर्गा उससे बना और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फ्यूचर में क्या होगा कि कन्वेंशनल जो वारहेड या वेपन सिस्टम में यूज करते हैं हम कोई एक्सप्लोसिव या कुछ, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये इतनी हाई स्पीड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जाएगी जाके दुश्मन को तबाह कर देगी। दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है जिसे आम भाषा में लेजर वेपन कहा जाता है। ये बेहद सटीकता से किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया गया है। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है।
हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था। DW इस तरह के हथियार होते हैं जो खास तरह की एनर्जी को एकत्रित करके अपने टारगेट को पूरी तरह से सफलतापूर्वक ध्वस्त करते हैं। इससे वो टारगेट के नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते बेकार किया जा सकता है। 2021 की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रेक गन एरे यानी दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी। भारत किलो एम्पीरियर लीनियर इंजेक्टर यानी काली प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला ये ऐसा हथियार है जो दुश्मन के सैटेलाइट से लेकर उनके लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन्स को तबाह कर सकता है। हम DRDO को कई फेलियर्स की वजह से जानते हैं, चाहे वो अर्जुन टैंक की बात हो, चाहे अग्नि मिसाइल की बात हो या इवन तेजस की बात हो, पर कुछ जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर DRDO काम कर रहा है और हर देश में ये टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करना और बेसिक रिसर्च से लेके वेपन सिस्टम पर लाना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा एक्सपेंसिव सिस्टम है। तो ये सिस्टम अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है और इसके ऊपर DRDO काम करता है। हो सकता है कि अगले 2-4 सालों में हमारे पास भी 100 किलोवाट एनर्जी का एक ऐसा डायरेक्ट एनर्जी वेपन आ जाए जो दुश्मन के लिए बहुत बड़ा घातक वेपन प्रूव होगा। भविष्य की चुनौतियों में अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी ड्रोन भी एक खतरे में से एक है, जिसकी ताकत का एहसास करीब 5 साल पहले हुआ था। जनवरी 2018 में उत्तर पश्चिम सीरिया में रूस प्रशासित खमीम पर विद्रोहियों के हमले के कुछ दिन बाद ही 13 ड्रोन्स ने हमला किया था। ये वो दौर था जब पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी से कहीं हमला हुआ था और इसी के बाद पूरी दुनिया को ये पता चला कि आने वाला वक्त युद्ध के मैदान में ड्रोन्स का होने वाला है। ड्रोन अटैक कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी झलक 4 अगस्त 2018 में दिखाई दी थी। नेशनल गार्ड के 81 साल पूरे होने के मौके पर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में खास कार्यक्रम चल रहा था। मुख्य अतिथि के तौर पर खुद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो नेशनल गार्ड्स का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच गए थे। राष्ट्रीय चैनल पर इस भव्य समारोह का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। पूरे मुल्क की नजर राष्ट्रपति के भाषण पर थी। राष्ट्रपति निकोलस ने भाषण शुरू किया था कि आसमान में एक हलचल महसूस हुई, फिर एक धमाका हुआ। ये ड्रोन अटैक था। राष्ट्रपति के सुरक्षा में तैनात कमांडो ने फौरन ह्यूमन शील्ड बना दिया और उन्हें सुरक्षित समारोह स्थल पर ले गए। ये किसी राष्ट्राध्यक्ष पर पहला ड्रोन हमला था। राष्ट्रपति निकोलस पर ड्रोन से हमला किया गया। उस वक्त वहां पर परेड चल रही थी और ये हमला इतना घातक था कि परेड में बैठे तमाम लोगों की नजर परेड के बजाय आसमान पर चली गई, जहां पर सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा था तो धुएं का काला गुब्बार। ड्रोन अटैक की ताकत ने एहसास करा दिया था कि आने वाले वक्त में ड्रोन कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं।
अजरबैजान, आर्मेनिया युद्ध ने ड्रोन की विध्वंसककारी ताकत को दुनिया के सामने रखा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जमकर अटैकिंग ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इजरायल ने भी हमास के आतंकियों पर हमले के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हाल ही के दिनों में जिस तरह से अनमैन्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा है, वो इशारा कर रहा है कि फ्यूचर में ड्रोन किसी भी युद्ध का पासा पलट सकते हैं। ड्रोन दो तरीकों से हमला करता है। पहला, ऐसे ड्रोन में लगे हथियार से अटैक, और दूसरा टारगेट पर खुद बम के साथ अटैक, जिसे सुसाइडल अटैक भी कहते हैं। सुसाइडल ड्रोन का मतलब ये है कि अगर उसको आप जीपीएस के साथ कनेक्ट कर दो तो ये अपने आप ही जाके उसको ट्रेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एंगेज करके दुश्मन के टारगेट को तबाह कर देगा। मतलब ये खत्म हो जाएगा और दुश्मन का टारगेट जो है उसको तबाह कर देगा, ये उसका मतलब है। अभी ये रशिया ने यूक्रेन में जो ईरान के दिए हुए वो है शाहिद ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करी हैं, उनको भी ये कहा जाता है कि ये सुसाइडल ड्रोन है। इनकी दो कमजोरियां हैं, एक तो ये बहुत स्लो है और दूसरा ये बहुत ही आवाज़ करता है और दुश्मन को पहले ही पता लग जाता है कि ये आ रहा है। अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत मेजर चेंजेस आ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नया सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है ड्रोन्स का, जिसको रेप्लिकेटर कहते हैं। उसमें होगा क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एमुनेशन को अपनी मर्जी के साथ, हमारी मर्जी के साथ उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेगी कि दुश्मन का बचना जो है ऑलमोस्ट उसमें असंभव हो जाता है। UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का बाजार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पिछले एक दशक में चीन से सबसे ज्यादा देशों को सबसे ज्यादा यूनिट आर्म्ड ड्रोन निर्यात किए गए हैं। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाटा के मुताबिक चीन ने पिछले एक दशक में 17 देशों को लगभग 282 लड़ाकू ड्रोन बेचे हैं। ऐसे में चीन कॉम्बैट ड्रोन का दुनिया का प्रमुख निर्यातक बन गया है। होगा क्या कि फ्यूचर में ड्रोन जो है, एक तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वो अटैक कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह, एकदम स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बड़ी हाई स्पीड पर जाके दुश्मन के टारगेट्स को अटैक कर पाएंगे। तीसरा, वर्सटाइल हो जाएंगे। वर्सटाइल मतलब कुछ भी करने की उनके अंदर क्षमता आ जाएगी। और चौथी ये है कि इनकी प्राइस धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन में इस्तेमाल करने से एक बहुत ही बड़ा वेपन सिस्टम बन सकता है कि जिसका दुश्मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होगा। पर यह भी बात ठीक है कि सारे मेजर कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया, हम सब इस तरह के ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेवलप कर रहे हैं। भारतीय सेना बीते कुछ साल में अपना पूरा फोकस भविष्य में होने वाले युद्धों पर केंद्रित किया हुआ है। ऐसे में सेना के लिए युद्धक साजो सामान, हथियार भी उसी लिहाज से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। DRDO बिना बारूद के ही दुश्मन को निपटाने के लिए EMRG यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर चुका है। भारत में तैयार हो रहे रेलगन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की लैब ARDE ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
एक ऐसी तोप की तरह है जिसके प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 4600 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलगन सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला आवाज की रफ्तार से भी 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी के साथ बाहर की ओर निकलता है, जो 200 किलोमीटर दूरी तक हमला कर सकती है। रेल गन अभी डेवलप की जा रही है। एक नया सिस्टम है जिसके अंदर के दो स्टील के कंडक्टर, यानी जिनको रेल कहेंगे, दो पैरेलल, इसके अंदर एक आर्मेचर को क्रिएट करके उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इतनी फोर्स जनरेट की जाती है कि उसमें और किसी एमुनेशन की, किसी और चीज की जरूरत नहीं। ये एनर्जी एकदम सीधी जाके अटैक करती है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है जैसे साइंस फिक्शन से, जैसे स्टार ट्रैक में था, स्टार वार्स में था, उस तरह के उसके ऊपर यह है कि ताकि विदाउट एनी वेपन फायरिंग आप उसको, दुश्मन को तबाह कर सको। तो ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है और इसको लगता है कि कुछ और टाइम लगेगा। यूएसए ने 2030 तक इसको एक संभावना बनाने की कोशिश की है और तब ये बहुत बड़ा एक हथियार किसी भी देश के हाथ में आ जाएगा। रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। एक रेलगन में प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 मिलीमीटर स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे 30 मिलीमीटर वेरिएंट पर काम किया जाएगा। पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है। इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। DRDO के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा। रेलगन की मदद से दुश्मन के विमान को हवा में ही निपटाया जा सकता है। समंदर में भी इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ रेलगन की मदद से दुश्मन से बचा भी जा सकता है। ये अपने आप में एक ऐसा हथियार है जिसमें कम से कम बारूद का इस्तेमाल होता है। आज दुनिया भर के ज्यादा देश अपनी सुरक्षा के खर्च में बढ़ोतरी कर रहे हैं। चीन, रूस, अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में दुनिया में डिफेंस सेक्टर पर खर्च में 3.7% की बढ़ोतरी हुई, यानी 2.24 लाख करोड़ डॉलर, जो एक रिकॉर्ड है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से जारी संघर्ष अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि युद्ध का एक और मोर्चा सुलग उठा। इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई। वैश्विक तनाव चरम पर है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में जारी युद्धों की आग में जलने को मजबूर हैं। हथियारों पर हो रहे खर्च के मामले में अमेरिका, चीन और रूस का दबदबा है। इन तीनों देशों की रक्षा पर होने वाले कुल खर्च में 56% की हिस्सेदारी है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा नंबर भारत का है। भारत ने पिछले साल डिफेंस सेक्टर पर 8,140 करोड़ डॉलर का खर्च किया। भारत का रक्षा खर्च चीन से काफी कम है। साल 2022 में चीन के कुल रक्षा खर्च की तुलना में भारत का खर्च महज 28% रहा। लिहाजा भारत के लिए अपनी रक्षा तैयारियों को भविष्य के लिहाज से दुरुस्त करना जरूरी है। भारत के कुल रक्षा बजट का करीब 1/4 यानी 23% राशि चीन से लगती सीमा के बुनियादी ढांचे के विकास और हथियारों के आधुनिकीकरण पर खर्च की गई। भविष्य की तैयारियों के हिसाब से तीनों सेना के मॉडर्नाइजेशन पर भारत का पूरा फोकस है। भारत
नेक्स्ट जनरेशन वेपन हासिल करने में जुटा है, जिसमें जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक की हिफाजत करने वाले हथियार शामिल हैं। आज दुनिया के कई देशों के पास 4.5 और 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है और कई मुल्क ऐसे हैं जो कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों पर काम भी कर रहे हैं। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अपने देश में जो राफेल लड़ाकू विमान है वो 4.5 जनरेशन का है। एक और दुनिया अभी 5वीं पीढ़ी के आसपास घूम रही है, वहीं जापान और अमेरिका 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण के बेहद करीब हैं, जबकि चीन और रूस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस में अमेरिकी वायुसेना जिस फाइटर प्लेन को तैयार कर रही है उसे सबसे आधुनिक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के 6th जनरेशन लड़ाकू विमान की पहुंच दुनिया के कोने कोने में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर किसी भी तरह की कोई रूपरेखा सामने नहीं आई है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि 6th जनरेशन लड़ाकू विमान बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। उसका बड़ा कारण है, पहली बात तो ये कि ये अनमैन्ड लड़ाकू विमान होंगे, इसमें पूरी तरह से आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, यानी एक बार अगर टारगेट फिक्स हो गया तो ये अपने टारगेट को तबाह करके ही वापस लौटेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका का 6th जनरेशन फाइटर जेट F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की जगह लेगा, जिसका पहला काम आसमान में वर्चस्व कायम करना होगा, जो जमीन पर लक्ष्य साधने की भी ताकत रखेगा। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस लड़ाकू विमानों की रेंज के साथ साथ हथियार लोड करने की क्षमता को F-22 की तुलना में ज्यादा होगा। इस वजह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये लंबी दूरी से भी काम कर सकता है। F-22 की तुलना में अमेरिकी 6th जनरेशन फाइटर जेट का विंग्स भी ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा हथियार अटैच हो सकेंगे। एरोस्पेस मैगजीन के मुताबिक NGAD के 2 वेरिएंट्स हैं। इनमें से एक ज्यादा लंबी रेंज और ज्यादा भार क्षमता के साथ तैयार किया जा रहा है। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है, जबकि दूसरा विमान छोटी रेंज के लिए बनाया गया है, जिसकी जद में यूरोप होगा। देखिए, न्यू जनरेशन एयर डोमिनेंस सिस्टम जो है अमेरिका तैयार कर रहा है, अभी वो डेवलपमेंट की स्टेज पर है और ये 6th जनरेशन फाइटर जेट होंगे जो कि मैक 9 की स्पीड तक जा सकते हैं और इसके अंदर वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। पर इसमें भी कोई शक नहीं कि क्योंकि ये कंपटीशन है और टेक्नोलॉजी और एआई बड़े मेजर तरीके से सारे देश जो है अपने वेपन सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे यूएसए इस्तेमाल करता है उसी तरीके से चाइना, रशिया और दूसरे कुछ देश वो भी शायद इसी तरह के वेपन सिस्टम बनाने की आड़ में है। तो इसलिए ये एक रेस है जो चलती रहेगी और कोई थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, पर अल्टीमेटली जो मेजर टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं, यूएसए हुआ, चाइना हुआ, फ्रांस हुआ, इंडिया हुआ, ये सारे के सारे ऐसे वेपन सिस्टम जो है फ्यूचर में तैयार कर सकते हैं। जापान भी 6th जनरेशन फाइटर प्लेन तैयार करने में जुट चुका है। अभी तक जापान ने दुनिया के हथियार बाजार में एंट्री नहीं की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई तबाही और अमेरिकी दबाव में जापान ने सैन्य खर्च में भारी कटौती की थी। एक समझौते के तहत अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बीते कुछ दशकों से जापान फिर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। ऐसा कहा जाता है कि इलाके में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव के जवाब में जापान को मजबूरन हथियार बनाने पड़े हैं। वैश्विक हथियार बाजार में जापान के उतरने से भू राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकता है। जापान का सीधा टकराव साउथ चाइना सी और दूसरे मोर्चों पर चीन के साथ होगा।
जापान के अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। भारत के साथ भी जापान की अच्छे संबंध है, लेकिन जापान के हथियारों के बाजार में उतरने से एक बात सीधे तौर पर स्पष्ट की जा रही है कि जिस तरीके से वो 6th जनरेशन वेपन्स पर या फिर विमानों पर काम कर रहा है, उसमें उसका कोई सानी नहीं। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया जानती है कि जापान वैसे ही 50 साल आगे चलता है। दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन ऐसे 3 देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले दशक के शुरू में जापान और अमेरिका के लड़ाकू विमान सामने आ सकते हैं, तो वहीं चीन रूस के विमान में थोड़ी देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।